नमस्कार, मैं मारिया शकील हूं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अभी की सबसे बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें जांच की मांग की है। उनकी चिट्ठी का आधार सुप्रीम कोर्ट के वकील जय देहादरी की शिकायत है जो उन्होंने सीबीआई को लिखी है। ये जय देहादरी का इनफैक्ट कहना है कि महुआ मोइत्रा ने 2021 में दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए लिए थे। इंटरनेशनल मीडिया में अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए लिए गए थे। ये जय देहादरी का कहना है और ये पैसा लिया गया है हीरानंदानी से। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने इनफैक्ट महुआ के घर पर अदानी के खिलाफ डॉसियर पहुंचाया था। ये जय देहादरी कह रहे हैं। अदानी पर महुआ के आरोपों को जो उन्होंने आरोप किए थे उसकी झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिखी है, अगर आपको याद होगा तो। 2019 से 2023 के बीच में लगभग 67 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछा था, 61 सवाल इनफैक्ट, जिसमें 50 सवाल हीरानंदानी के लिए थे। इस मामले पर अब क्या होगा? आगे किस तरह का रुख लिया जाएगा? क्या स्पीकर ऑफिस इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या सीबीआई, क्योंकि जो जय देहादरी की चिट्ठी है, जो उनका एफिडेविट है, वो सीबीआई के पास पहुंच चुका है। आगे क्या होगा, इस पर नजर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश शर्मा जी और मुकेश सिंह सेंगर। अखिलेश शर्मा, मैं आपके पास पहले आऊंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास ये चिट्ठी पहुंच चुकी है। उनके पास जो कंप्लेन है जय देहादरी का, वो भी उनके पास मौजूद है। लोकसभा स्पीकर किस तरह का एक्शन ले सकते हैं? देखिए, लोकसभा स्पीकर के पास जब भी इस तरह की शिकायत आती है तो अमूमन ये जो मामला है, चूंकि ये एथिक्स से जुड़ा हुआ है, आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एथिक्स कमेटी को सौंप दिया जाता है। कल ही लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत मिली है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से, और हमें बताया गया कि स्पीकर इस पर विचार करेंगे, इस पूरी शिकायत को देखेंगे और उसके बाद वो आगे का फैसला करेंगे। लेकिन संभावना इसी बात की है कि स्पीकर अपनी ओर से इस शिकायत को जो एथिक्स कमेटी है उसको सौंप देंगे, और ये जो एथिक्स कमेटी है इसके बाद इस पूरी शिकायत की जांच करती है। इसके बाद वो प्राइमा फेसी, अगर उन्हें लगता है कि शिकायत में दम है, तो इसके बाद जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है सांसद के ऊपर, इस मामले में महुआ मोइत्रा, उन्हें सम्मन किया जा सकता है उनका पक्ष जानने के लिए। उसके बाद जो शिकायत करता है निशिकांत दुबे, उन्हें भी इस समिति के सामने बुलाया जा सकता है और उसके बाद अमूमन ये फैसला समिति करती है। हमने 2005 में देखा था जब एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जब इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें 10 लोकसभा के सांसद थे, 1 राज्यसभा के सांसद थे, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने रिश्वत लेकर के संसद में सवाल पूछे थे, और पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में तब एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने सभी सांसदों को दोषी पाया था और उसके बाद इनके सदस्यता खारिज करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये फैसला सदन ने किया था और 10 लोकसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद आज तक वो सदन में नहीं आ पाए हैं। ये काफी गंभीर मामला है और इस तरह के मामलों में काफी गंभीर रुख अख्तियार किया जाता है, क्योंकि जो सांसदों से अपेक्षा रहती है आचरण की, ये अपेक्षा रहती है कि वो जनहित के मामले उठाएंगे, उन मामलों को उनको उठाया जाना चाहिए। और अगर उनके कहीं पे कारोबारी हित हैं, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हितों का टकराव हो रहा है, तो ऐसे मामलों में उनको अपनी पहले से ही जानकारी देनी होती है। राज्यसभा की अगर बात करूं मारिया, तो वहां पर एक रजिस्टर होता है जिसमें सभी सांसदों को अपनी एंट्री करनी होती है, बताना होता है सांसद बनने के बाद कि कहीं पर उनके हितों का टकराव तो नहीं है। और इसलिए जब भी वो सवाल पूछते हैं या फिर किसी चर्चा में भाग लेते हैं, तो उन्हें वहां पर ये बताना होता है कि कहीं उनके हितों का टकराव तो नहीं आ रहा है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि 61 में से 50 सवाल जो हैं वो एक ही ग्रुप के बारे में पूछे गए हैं, तो इससे बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी कि इस मामले में हितों का टकराव है। अखिलेश जी, इससे पहले मैं मुकेश के पास जाऊं, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। 2005 में क्या हुआ था? क्योंकि 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक मैगजीन ने और उसके बाद सब सच सामने आए थे, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। क्या उस वक्त भी एक एथिक्स कमेटी बैठी थी या फिर जो एक कमेटी का गठन हुआ था उसमें किस तरह के सांसद थे और इस ग्रुप का चयन किसने किया था?
देखिए, दिसंबर 2005 का ये मामला है, जब एक मैगजीन ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने ये कहा था, काफी करीब 1.5-2 महीने की तहकीकात की थी। ये अलग अलग सांसदों के पास गए थे और अपने आप को किसी एक कंपनी का प्रतिनिधि बताया था और ये कहा था कि वो इस कंपनी से संबंधित कई सवाल पूछना चाहते हैं। कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए कई सांसद जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, तब तत्कालीन सांसद। और उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि सवाल पूछने के बदले में वो घूस ले रहे हैं। जब ये स्टिंग ऑपरेशन का टेलीकास्ट हुआ तो पूरे देश में तहलका मच गया था, क्योंकि तब पहली बार ऐसा ये देखा गया कि सांसद जो कि हमेशा सवाल पूछते हैं, आप जानते हैं कि प्रश्नकाल में सांसदों को अधिकार होता है प्रश्न पूछने का। 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक मौखिक प्रश्न, एक लिखित प्रश्न। और ये पहली बार देश ने देखा कि सांसद जो है, कुछ सांसद जो है वो सवाल पूछने के लिए पैसा ले रहे हैं। और जब ये देखा गया तो पूरे सदन में, दोनों सदनों में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए। तब ये मामला एथिक्स कमेटी के पास नहीं गया था, तब ये पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में बनी एक समिति के पास गया था और उसके बाद इसकी तहकीकात की गई थी और 10 दिन के भीतर ही ये सिफारिश कर दी गई थी कि इन सभी सांसदों की सदस्यता खारिज कर दी जाए, क्योंकि देश के सामने एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि कोई भी सांसद अपने विशेषाधिकार का इस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकता है, सवाल पूछने के लिए पैसा नहीं ले सकता है। और आपको बताऊं कि 10 सांसद लोकसभा के थे, एक सांसद इसमें राज्यसभा के थे और बाद में इन सांसदों ने इस फैसले को चुनौती भी दी थी सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी और ये माना था कि जो संसद का फैसला है इनकी सदस्यता खारिज करने का, वो सही फैसला है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। बाद में कोर्ट में भी ये मामला चला है, उनके खिलाफ बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा भी चला है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए किस तरह से सवाल पूछने के बदले में घूस ली थी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है और उसके ऊपर ये जो कैश फॉर क्वेरी ऑफेंस इज अंडर आईपीसी 120A। मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जय देहादरी का ये जो कंप्लेन है ये सीबीआई के पास गया है, आगे क्या होगा? देखिए, इस मामले के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो सवाल पैसे लेकर पूछने का आरोप है वो संसद के अंदर पूछे गए हैं, तो इसमें जो लोकसभा स्पीकर है वो इसमें कमेटी बनाएंगे, कमेटी जांच करेगी और कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर फिर जांच एजेंसी केस दर्ज करेगी जब कमेटी कहेगी तब। दूसरा पहलू ये है कि जो जय देहादरी जो वकील हैं उन्होंने सीधा सीबीआई में शिकायत कर दी है। अब सीबीआई चाहेगी तो इस शिकायत को ऑन रिकॉर्ड लेगी और पहले पीई यानी कि प्राथमिकी जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज करेगी और जांच शुरू करेगी। चूँकि दूसरा पहलू इसमें यह है कि जो पैसा है और जो गिफ्ट हैं वो संसद के बाहर लेने का आरोप है, तो सीबीआई चाहेगी तो प्राथमिकी दर्ज करके इसमें जांच शुरू करेगी और फिर अगर उसको लगता है कि आरोप सही है तो एक अलग से मामला दर्ज कर सकती है। जिस तरह से पूरा पैसा और गिफ्ट बाहर लेने का आरोप है उसको लेकर एक अलग से मामला दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। जो लेटर है बीजेपी एमपी का उसमें कहा गया है कि इसमें सेक्शन 120A बनता है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन बनता है। इसके साथ में जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दोनों ही मामले काफ़ी गंभीर हैं। तो सीबीआई अगर चाहेगी तो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू करेगी। हालांकि जो प्राथमिकी दर्ज होती है यानी जो पी दर्ज होती है वो दर्ज करने के बाद कुछ दिन तक जांच होती है और जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। तो अभी सीबीआई ने कंफर्म किया है कि उनको जो कंप्लेन है वो रिसीव हो गई है। कंप्लेन को वो देख रहे हैं, उसके लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है तो वो पी दर्ज करेंगे और फिर अगर सबूत इसमें मिलते हैं तब वो जाकर केस दर्ज करेंगे और आगे की जाँच शुरू करेंगे। 2005 का जो मामला है कैश फॉर क्वेरी का, उस मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही थी। उस मामले में जो 11 सांसद हैं उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जेस फ्रेम भी हो गए हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। तो उसी मामले की तरह जो ये मामला है इसकी जांच या तो फिर पार्लियामेंट कमेटी से जांच एजेंसी के पास आएगी तब जांच शुरू होगी, या फिर सीबीआई खुद चाहे जो कंप्लेंट मिली है उसको उसके बेसिस पर वो कंप्लेंट को ऑन रिकॉर्ड लेकर जांच शुरू कर सकती है। इसके भी चांस काफी ज्यादा हैं। जी मुकेश, सवाल ये भी है कि क्या जय देहादरी इस केस में विटनेस की तरह होंगे, क्योंकि वो कंप्लेनेंट भी हैं और उनका ये भी कहना है अपने कंप्लेन में जो उन्होंने सबमिट किया है सीबीआई को, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बातचीत होती थी जब डॉसियर आया तब वो देख रहे थे, जब पीए हीरानंदानी के डॉसियर लेकर के पहुंचते हैं अडानी के खिलाफ उस वक्त वो मौजूद थे। जब वो उन्होंने अपने आई विटनेस की तरह देखा है तो क्या वो आई विटनेस भी हैं और कंप्लेनेंट भी हैं?
देखिए बिल्कुल वो मुख्य शिकायतकर्ता भी हैं, गवाह भी हैं। अभी चूंकि इसमें अगर जांच होगी तो आगे देखना होगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जिनके सामने ये लेन देन हुआ या जो गिफ्ट दिए गए वो उनके सामने हुआ। चूंकि इसमें दो लोगों के मुख्य नाम हैं, महुआ मोइत्रा का जो टीएमसी एमपी हैं और दर्शन हीरानंदानी का। तो एलिगेशन ये है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची और एक एजेंडे के तहत पार्लियामेंट में जो 61 सवाल पूछे गए उसमें 50 सवाल केवल जो अडानी ग्रुप है या उससे जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर पूछे गए। तो ये मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बनता है, साथ में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका बनता है। काफ़ी गंभीर एलिगेशन है, तो इसमें सीबीआई चाहेगी तो इसमें पी दर्ज करके अब आगे जांच शुरू कर सकती है और अगर सबूत सही पाए गए तो मामला भी दर्ज कर सकती है और इसमें जो एक्यूज्ड हैं उनको सम्मन कर सकती है और जो गवाह हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। तो जो लॉयर हैं जय अनंत देहाद्री वो इसमें मुख्य शिकायतकर्ता भी हैं और गवाह भी हैं, तो उनके स्टेटमेंट भी आगे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जी ऑल राइट मुकेश और अखिलेश जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और पूरी स्टोरी को कॉन्टेक्स्ट में देने के लिए। देश रत्न निगम जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, नवनीत वासन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। देश रत्न निगम जी, मैं सबसे पहले आप पे के साथ आऊंगी क्योंकि अगर एक चीज साफ तौर पे अब दिख रहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, जो जॉर्ज सोरस का रोल है, ये सब कहीं ना कहीं तार जुड़ते जा रहे हैं। और क्या ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अगर इसमें ये साफ तौर पे दिख रहा है कि 50 सवाल पूछे थे महुआ मोइत्रा ने 2019 से 2023 के बीच में, 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। वो वेस्टेड ग्रुप है, उनका कंपटीशन था अडानी ग्रुप से, जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अडानी ग्रुप को मिल गया उनको नहीं मिला। तो तार दिख रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है ये कॉर्पोरेट राइवलरी है। जी मारिया जी, मैं आपको बता दूं, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी बहुत ज्यादा लोग नहीं बोल रहे थे उस पर। उस वक्त मैंने बोला था ये हिट जॉब है अडानी पे और इसके अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और वही साजिश के तार आपको आज जब निशिकांत दुबे जी ने खुलासा किया और जिस तरह के बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप निकल के सामने आ रहे हैं, वो तार कहीं ना कहीं यहाँ भी जुड़े हुए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, फौजदारी की भी और पार्लियामेंट के अंदर की भी, और इसको लॉजिकल कंक्लूजन, इसको किसी ना किसी अंजाम तक ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ऐसी शुरुआत हुई है कि अगर ये जो अंतरराष्ट्रीय साजिश का जो गिरोह है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंच गया है, भारतीय व्यापार को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अडानी को, रिलायंस के खिलाफ भी आपको याद होगा, अंबानीज के खिलाफ भी, और बहुत सारे इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, जिससे कि ये जो ग्रुप है हमारे, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये पोर्ट्स खरीद रहे हैं, ये स्टील कंपनीज खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश है। और जिस तरह के गंभीर आरोप हैं ये बहुत ही ज्यादा संगीन है, इनको देखिए हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना इस पे राजनीति करनी चाहिए किसी को, क्योंकि यही अडानी, अंबानी और या बिरला है, सारे राज्यों में अपने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनको सारी सरकारें देती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला हो, हर जगह ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने राजनीतिक पार्टियां नहीं देखी, ये अपने काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, सबको देते हैं। तो इस तरह की साजिश करने का मतलब है कहीं ना कहीं भारत जो ऊपर उठ रहा है, आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी, कहीं ना कहीं उसको रोकना है। और इन्हीं सब चीजों में ये जो हमारा भारतीय व्यापार है, समूह है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो कि बनने जा रहा है। तो इस साजिश, जो अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये ऐसा इनके लिए उदाहरण बनना चाहिए कि ये दोबारा कभी ना करे। दूसरा, इसमें सीबीआई जरूर जांच कर सकती है। वैसे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस बेंच के पास गया हुआ है, लेकिन वहां पे एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि जो आपका 105(2) में और 194(2) में जो अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत इनको देखिए इम्यूनिटी तो है, लेकिन वो इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में औरों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। वो इसीलिए दी गई है कि ये खुले होके बोल सके पार्लियामेंट में, उनको ये उसका क्या परिणाम होगा उसकी चिंता नहीं करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अपराध करे
या कोई क्राइम कमिट करे, और स्पेशली ये क्राइम जो कि राष्ट्र के खिलाफ भी है, हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ भी है, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी आता है, क्योंकि जी, तो रिश्वत देना। इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई शुरू करती है नवनीत वासन जी, प्रिलिमिनरी अगर प्राइमा फेसाई इफ यू लुक एट जो कंप्लेंट है उसमें पूरा उन्होंने, जय देहाद्री ने हर एक सवाल के बारे में लिखा है कि इस सवाल इस दिन पूछा गया, इस मिनिस्टर से रिलेटेड था, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था और सवाल क्या था। और आप देखिए उसमें एक पैटर्न साफ तौर पे दिख रहा है कि हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी के इंटरेस्ट में सवाल है, किसी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ में सवाल है। तो अगर ये तार जुड़ रहे हैं और साफ तौर पे दिख रहे हैं, तो क्या सीबीआई इसको ईडी को सौंपेगी या यही इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है इसमें? नहीं, देखिए, अगर तो जो कंप्लेंट उन्होंने सीबीआई को दी है, अगर वो प्राइमा फेसी रिवील करती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ये सब जो गिफ्ट्स हैं या पैसा है, अलेज्ड पैसा है, ये दिल्ली में लिया गया है, तो सीबीआई उसको डायरेक्टली रेगुलर केस भी दर्ज कर सकती है। उसको जरूरी नहीं है कि पी दर्ज करनी है, क्योंकि अगर कॉग्निजेबल केस है और देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस, तो वो केस दर्ज कर सकते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को होगा, वो ये है कि इनको प्रूव करने के लिए कि ये पैसा दिया गया था, ये गिफ्ट दिए गए थे, उसको प्रूव करने में काफी कठिनाई होगी। वो सीबीआई के सामने एक चैलेंज होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले भी इस तरह के केस हुए हैं, 1951 में भी, 1951 में भी एचडी मुदगल एक एमपी थे जिनको निकाला गया था इसी पे। 2005 का आपके संवाददाता ने पहले ही जिक्र किया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बिहेवियर एमपीज के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसकी जांच करना जरूरी है और पार्लियामेंट की, मैं समझता हूं कि एथिक्स कमेटी तो इसकी जांच करेगी सीबीआई की जांच के अलग। तो जहां तक ईडी की जांच का सवाल है, आज की डेट में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन करप्शन का मामला जरूर बनता है और उसकी जांच होनी चाहिए। आपका कहना है करप्शन का मामला जरूर बन रहा है नवनीत वासन जी। इस कंप्लेंट के बेसिस पर अगर हम बात करें, यही जो चिट्ठी लिखा है और कंप्लेन किया है और एफिडेविट सबमिट किया है जय देहाद्री ने, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और महुआ मोइत्रा के करीबी रहे हैं, तो क्या इस बेसिस पर उनको एक सीरियस कंप्लेनेंट माना जाएगा? कंप्लेनेंट तो देखिए, कंप्लेनेंट में कोई सीरियस नॉन सीरियस ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर कंप्लेंट उनकी, उसके अंदर प्राइमा फेसी मटेरियल है, ऐसा उसके अंदर तथ्य हैं जो रिवील करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ऑफेंस हुआ है या इंडियन पेनल कोड के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, तो सीबीआई उसको केस दर्ज करके उसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और साथ साथ एथिक्स कमेटी को भी बैठना चाहिए। ये हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर बोल रहे हैं। देश रत्न निगम जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। ये साफ तौर पर अगर आप देखिए 61 क्वेश्चंस आस्क्ड, 50 हीरानंदानी से मिले थे उनको सवाल, एक डॉसियर सबमिट कर किया जाता है। आप क्लियरली दिख रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है यहां पर। हीरानंदानी ग्रुप लॉस्ट एनर्जी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स टू अडानी ग्रुप। जो डिटेल्स हैं जो दर्शन बता रहे हैं, जो जय देहाद्री बता रहे हैं अपने कंप्लेन में, वो क्लियरली बता रहे हैं कि कहीं कहीं पे तार जो हैं साफ तौर पे जुड़ रहे हैं। मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगी, अगर तार जुड़ रहे हैं तो क्या ये बड़ा कंस्पिरेसी का पार्ट हो सकता है? और शायद दर्शन हीरानंदानी एक ही नहीं हो, बहुत सारे और भी कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट करने के लिए, अडानी ग्रुप को कोई टारगेट कर रहा हो। जी देखिए, अभी तो प्राइमा फेसाई तो ये लग रहा, ये जांच से आएगा कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। दूसरा, अपने अकाउंट का एक्सेस देना, लोकसभा अकाउंट को जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पोस्ट किए जाए, ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि इससे लग रहा है कि साफ मिलीभगत है और जो साजिश है, इसमें साजिश में और भी लोग हो सकते हैं। और साजिश में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें फैसला दिया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई अदानी ग्रुप में, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। सेबी ने भी बोल दिया
और अब क्या हो रहा है, जो कि और बाहरी शक्तियों ने हमारे देश के अंदर की शक्तियां, ये प्रथम दृष्टि से ये साफ लग रहा है कि ये साजिश हो रही है। इसकी जांच अगर होती है तो आपको कई पर्दों के पीछे से लोग निकल के बाहर आएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और अडानी ग्रुप को तो टारगेट किया ही किया गया है। अडानी ग्रुप के जरिए भारत को भी टारगेट किया जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी टारगेट किया जा रहा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मिला, सेबी को भी कुछ नहीं मिला। और बार बार हमारा जो अपोजिशन है हवा में ऐसी बातें उड़ा देता है बिना सबूत के, बिना किसी तथ्यों के। उन्होंने इस पर बहुत गंदी राजनीति करी है। इन राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था की नींव है ये हमारे व्यापारी हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं और हमारे जो मजदूर भाई हैं। अगर उनके खिलाफ ही अगर ये हमारी पार्टियां और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स काम करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। और इसके तार देखिए जरूर आने चाहिए। अब ये हालात है कि मामला और भी संगीन और गंभीर होता जा रहा है। राजनीति तो एक अलग है। अब आपने अपराध की श्रेणी में आना शुरू कर दिया है लोगों ने। और इसके अंदर जो देखा जाए, देखिए अभी आप अगर देखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात करी। इसके अलावा आईपीसी में भी है जो आपका रिश्वत देता है और लेता है, दोनों ही अब अपराध कर रहे हैं। तो हीरानंदानी भी इस पे कटघरे में खड़े होंगे और महुआ मोइत्रा भी खड़ी होंगी, और जो लोग भी हैं पर्दे के पीछे वो भी सामने आएंगे। उस साजिश का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। ये जो ये मैं कह रहा बहुत हूँ बड़ी कि कंस्पिरेसी है, वो कंस्पिरेसी अब साफ तौर पर दिख रही है नवनीत वासन जी। और ये कंस्पिरेसी की जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और अगर ये पूरा हुआ है, इतने साल से चल रहा था और इस तरह के सवाल पूछे गए, और हर सवाल जो पूछा है महुआ मोइत्रा ने संसद में सांसद के तौर पर, उस पर सवालिया निशान अब लग गया है। नवनीत वासन जी, हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट आपके पास मैं आऊंगी। आखिरी जवाब आपसे। यहां पर सीबीआई का रोल बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकसभा स्पीकर का स्टैंड होगा वो भी जरूरी है। एक तरफ एथिक्स कमेटी जांच करेगी, दूसरी तरफ सीबीआई। हाँ, दोनों एथिक्स कमेटी से तो जांच होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैरेक्टर का सवाल है। उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, उन्होंने अगर गलत काम किया है तो एथिक्स कमेटी को जांच करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील होता है, जो कंप्लेंट दी है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है कंप्लेंट, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर वो रिवील करती है कि इस तरह का पैसा लिया गया और पैसे लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पर सीबीआई भी जांच करनी चाहिए बिल्कुल, कि प्रिवेंशन का करप्शन एक्ट और आईपीसी में कौन कौन से ऑफेंस बनते हैं। अगर उसके सबूत मिलते हैं तो अदालत में चार्जशीट भी पेश होने चाहिए। और ये पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। ये कहना कि ये टीएमसी के सांसद हैं, भाजपा के सांसद आरोप लगा रहे हैं, वो नहीं है। जहां से ये शुरू होता है वो है जय देहाद्री, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और उनके कंप्लेन के बेसिस पर निशिकांत दुबे इस मामले में आए हैं, और वही देखना चाहिए। आपका भी यही मानना है नवनीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको एक संगीन, अगर ये हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस तरह का हुआ है तो उसको बिल्कुल कानूनी तौर पे उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वन बिलोंग्स टू, उसको जो है अदालत में उनके ऊपर चार्जशीट भी लगना चाहिए अगर सबूत मिलते हैं तो। जी, देश रतन निगम जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जय देहाद्री भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जब वो चल रहा है मामला इस अडानी ग्रुप वाला हिंडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेटेड, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये कॉग्निजेंस ले सकती है? देखिए, इसमें मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपराधिक मामला है और इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रिविलेज का है जो कि लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां लोकसभा जो भी उनको सजा दे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो दोषी पाई जाती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्टली नहीं करेगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये अपराध है। और जो पहले जो हुआ था वो एक कमर्शियल आदि आरोप लगे हुए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उसको निराधार पाया, और सेबी ने भी अडानी के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे उनको भी निराधार पाया। जो अब है कि वो सीबीआई जांच करेगी,
तो अभी जो 7 जजेस के पास मैटर रेफर हुआ है उसमें भी कोई जो एक्यूज्ड हैं उनको भी कोई राहत नहीं दी गई है। तो यहाँ पर वो सीबीआई इस पे केस दर्ज करके जांच कर सकती है और इसका निष्पक्ष तरीके से इसमें चार्जशीट फाइल हो सकती है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सो दो पहलू, एक फौजदारी है और एक जो प्रिविलेज का है हमारा पार्लियामेंट का, ये दोनों अलग अलग हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं समझता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इसमें कुछ किसी को फायदा दे सकती है या किसी के प्रति वो कोई केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ऑल राइट, नवनीत वासन, देश रत्न निगम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस स्टोरी पर अपना पक्ष देने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी अभी क्लियरली बहुत सारे फॉर्म्स ले रही है। एक मामला है लोकसभा स्पीकर के पास, क्या वो एथिक्स कमेटी प्रिविलेज नोटिस दे करके क्या करेंगे, और दूसरा मामला है सीबीआई के पास, क्योंकि जय देहाद्री जिन्होंने ये कंप्लेन किया है अपना एफिडेविट सीबीआई को सौंपा है।